एक क्वेश्चन है जो मुझे मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था जी कि सर पूरे 5 साल जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं किसी भी पार्टी से है, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी से हो, समाजवादी से हो, बहुजन से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से, पूरी 5 साल तक वो जनप्रतिनिधि उस पार्टी से पकड़े रहता है, ठीक उसी तरह जैसे एक जो किसी जानवर को, मनुष्य को पकड़ा रहता है और उसको यूज करते रहता है। लेकिन जैसे ही सर इलेक्शन आता है तो वो पार्टी पे लांछन आलछन सब लगाता है कि गरीबों के लिए नहीं कर रही है, चाहे जिस कम्युनिटी से वो रहता है उसके लिए वो नहीं कर रही, लेकिन ये इलेक्शन आने के बाद ही करता है, इलेक्शन जब पास आता है तब करता है। आप इस चीज को जनता को कैसे समझाना चाहेंगे और या क्या इसका सोच जी होता है आपका कि जो चुनाव हो रहे हैं यूपी में 2022 वाले में, उसमें आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा और टीवी पे ही चल रहा है, रोजगार नाम का जिक्र नहीं है, धर्म और कास्टिज्म यही चल रहा है। ये जो बदलाव हुआ है, रोजगार का वो कार्ड पीछे चला गया और धर्म का कार्ड आगे आ गया, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त तुल्य कुमार और आज हमारे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र ऋषभ शर्मा। धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले तो आपको मैं पूछना चाहूंगा कि सर कोरोना में क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट आपको भी पता है कि अपने चरम पे आ चुका है और पैर पसार रहा है, तो आप इसको कैसे इससे बच रहे हैं? जी जैसा कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया है, हम दर्शकों को भी ये बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स को फॉलो करें। हल्का बुखार या फिर जो भी आपको होता है तो आप सीधा अस्पताल जाए, अपना टेस्ट करवाएं ताकि आप अपने डर को निकाल सकें, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक आप उसको एक करियर बन जाएंगे और वो चीज़ लेके जाएंगे। अच्छा, मतलब कि सुरक्षित रहना घर से और मास्क ये सब। जी जी बिल्कुल। लेकिन अपने ही शब्दों में कहा सर कि मास्क और सुरक्षित घर पे रहना, तो हमारे राजनेताओं पे ये कानून लगता है या नहीं लगता? जी बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि आपका बात भी बिल्कुल उचित है। तो सर यूपी में जो इलेक्शन चल रहा है, रैलियां धड़ाधड़ चल रही है, पंजाब में चल रहा है, तो आप बेसिकली हम यूपी पे फोकस करते हैं सर आज, तो आप यूपी में जो इलेक्शन में रैलियां चल रही हैं इसको आप कैसे देखते हैं? जी जैसा कि चुनाव आयोग ने भी बोला कि हम क्या वर्चुअल की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब एक डिजिटल का जमाना आ गया, तो अब डिजिटल इंडिया का सही उपयोग करना का सही समय है कि जैसे हम अब एक माध्यम आ गया, जैसे हम जनता के बीच में ना जाके हम एक स्टूडियो में हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिससे हम क्या रखिए, हम जन जन की बात हम एक डिजिटल माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो सरकार को भी ये होता है कि अब एक जरूरी हो गया कि अब इसे अपनाएं, क्योंकि जो खर्चा होता है जनता के बीच में जाने का, उसे सरकार के जो भी मंत्री है उनके लिए भी खतरा है, साथ ही साथ जनता के लिए भी खतरा है। जैसे रैलियों में जाएंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी, तो आप वहां पे कैसे 2 गज की दूरी करेंगे? अच्छा सर, सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो मुझे मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था जी कि सर पूरे 5 साल जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं किसी भी पार्टी से है, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी से हो, समाजवादी से हो, बहुजन से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी से, पूरी 5 साल तक वो जनप्रतिनिधि उस पार्टी से पकड़े रहता है, ठीक उसी तरह जैसे एक जो किसी जानवर को, मनुष्य को पकड़ा रहता है और उसको यूज करते रहता है। लेकिन जैसे ही सर इलेक्शन आता है तो वो पार्टी पे लांछन आलछन सब लगाता है कि गरीबों के लिए नहीं कर रही है, चाहे जिस कम्युनिटी से वो रहता है उसके लिए वो नहीं कर रही, लेकिन ये इलेक्शन आने के बाद ही करता है, इलेक्शन जब पास आता है तब करता है। आप इस चीज को जनता को कैसे समझाना चाहेंगे और या क्या इसका सोच जी होता है? आपका इशारा बिल्कुल सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ है कि जिस तरीके से श्रम मंत्री रहे। तो मेरा उन जनता से भी सवाल है कि आप जब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आप उनसे ये सवाल पूछना कि आपने इन 5 सालों में जब आप श्रम मंत्रालय रहा तो आपने क्या किया, क्योंकि सरकार ने आपको एक जिम्मेदारी दी, एक आपको ओहदा दिया, तो अब सरकार आपको क्या वजह ऐसी रहेगी जो आपको 4 साल या 5 साल में नहीं करी, अचानक से आपको लगा कि सरकार ने श्रम मंत्रालय के लिए कुछ नहीं किया, आपने क्या विकास किया, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आपने उसका कितना ही उपयोग किया? आप कोई विधायक तो है नहीं, आप एक मंत्री हैं और एक आपके पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार आपको रोकेगी। अब सरकार के पास अगर जिससे श्रम मंत्रालय तो बहुत बड़ा मंत्रालय माना जाए, क्योंकि आज के युवाओं को, भारत का आधी तो गरीब मजदूरी है, युवाओं को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो आपने ऐसा क्या उपयोग किया कि जो आपको लगे कि इससे रोजगार होने वाला था लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि हम अपने राज्य में रोजगार नहीं देना चाहते? और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ये कितना बड़ा राज्य है जिसमें रोजगार, अगर सरकार ये मॉडल लेके आती है तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण राज्य बन जाता और एक अच्छे राज्य के तौर पे माना जाता। लेकिन सर मोटा मोटा आंसर मुझे चाहिए था। ये जो मैंने ये पूछा था कि ये जो
इलेक्शन आते ही पार्टी के जो नेता है वो पार्टी बदलने लगते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है आपकी नजरों से? जी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि जो उनके 5 साल का काम होता है जी, उनको सरकार को पता लग जाता है कि हमने इनको जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने ढंग से नहीं किया। तो इसके डर इसी डर के कारण उन्हें क्या होता है कि एक पार्टी तरह से बदलना सत्ता का लालच होता है। अच्छा, कि उन्हें पता है कि अब यहाँ पे मेरे को अगर मैं जीतूंगा अभी तो मेरे को कोई मंत्री पद नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वो दूसरे के आशियाने में अपना घर बनाने की यानी कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जाते हैं, ना कि समाज का कोई घाट। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने सबसे पहले की जो आपने जो पहला क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे थे उसमें एक शब्द का जिक्र किया सर, रोजगार। जी, जो रोजगार यूपी में नहीं पूरे भारत में एक महामारी की तरह फैला हुआ है जी। तो अब के जो चुनाव हो रहे हैं यूपी में 2022 वाले में, उसमें आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, और टीवी पे ही चल रहा है, रोजगार नाम का जिक्र नहीं है, धर्म और कास्टिज्म यही चल रहा है। ये जो बदलाव हुआ है, रोजगार का वो कार्ड पीछे चला गया और धर्म का कार्ड आगे आ गया, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? जी मुझे लगता है आजकल ना एक नया एजेंडा आ गया कि अगर आपको जनता को जाना है, क्योंकि सरकार के पास कोई मॉडल नहीं है। अच्छा। मेरा मानना है सरकार के पास क्या है ऐसा रोड मैप, कि सरकार रोड मैप क्यों नहीं लेके आ रही जनता के बीच में जाए कि हाँ हम इतने रोजगार देंगे, इसका ये पैटर्न रहेगा, हम इस साल में ये कंपनियां लाएंगे जिससे इतने इतने रोजगार रहेंगे और एक अपने ही क्षेत्र में मिले। क्योंकि आप देखेंगे पलायन किस तरीके से यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं, आखिर क्यों आते हैं? इसका रीजन जॉब है जी। हम भी किसी राज्य से आए हैं, आप भी किसी राज्य से आए हैं, तो इसका मतलब एक सीधी सी बात है कि वहां पे जॉब की कमी है। तो मेरे को लगता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अगर योजना बनाए, अगर ये पूरी तरीके से बनाए तो रोजगार, क्योंकि अब जनता को क्या दिखाएगा, अब सरकार के पास तो रोजगार है ही नहीं, उन्हें तो जीतने से मतलब है, वोट कास्टिज्म वाले कार्ड खेलेंगे, यादव लड़ेंगे, कभी जाटव लड़ेंगे, तो कभी दलित लड़ेंगे, तो कभी मुस्लिम लड़ेंगे, तो कभी हिंदू में लड़ाएंगे। तो इससे तो देखो जनता का भी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को भी खुद को समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें खुद को बदलाव चाहिए तो उन्हें अपना मुद्दे को आगे लेके जाना पड़ेगा। वो धर्म के थ्रू अपने जॉब या फिर घर नहीं चला सकते। सर जैसे ही अभी कास्टिज्म वाली बात आई तो मुझे एक बात याद आता है, एक मेरा दोस्त है, धर्म से वो मुसलमान ही है, तो ये बात नहीं है कि वो एंटी बीजेपी है, लेकिन वो धर्म से मुसलमान है। तो मैंने पूछा, और यूपी से हो, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में चुनाव हो और यूपी से है। मैंने पूछा कि आप किसको वोट दोगे, तो पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसने बताया कि हम समाजवादी को वोट देंगे, सपा को देंगे। मैंने उससे पूछा क्यों दोगे, तो उसने कहा कि उसने अखिलेश यादव ने हमें लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है, पैसे भी दिए हैं पढ़ने के लिए, तो हम उसको वोट देंगे। लेकिन सर मेरा इससे आपसे एक सवाल है, उस बेचारे को जितना समझ आया उस सज्जन को उतना बताया, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि जब स्कूल में आपके मास्टर ही करप्ट होंगे, उनको ही ABCD नहीं आएगी, जब आपका अपर लेवल ही जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वही भ्रष्टाचार का मंदिर बना हुआ है, तो लैपटॉप देने से बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? या फिर ये एक चुनाव का चुनाव का कार्ड कह सकते हैं? जी जी, जो चुनाव के कार्ड, यानी किसको दे के पैसे लालच के बल पे वोट लेना है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जी आपका बिल्कुल सही कहना है कि जिस तरीके से चुनाव का जुमला आप कहना चाहते हैं कि ये होता है कि अक्सर जैसे समाजवादी पार्टी ने पहले भी आईपैड की बात की थी, जी। इससे पहले जब वो सरकार में आए थे, ऐसा नहीं उन्होंने दिया, ये हकीकत की बात है, उन्होंने दिया। जब ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा गया तो उन्होंने सही में ये चीजें बांटी, जिससे क्या होता है कि युवा ना आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें युवा को लगता है कि यार जब कोई भी चीजें होती है तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होती। जी जी, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी योजना है तो यानी कि हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, तो सभी के लिए आता है। तो उसे लगता है कि यार ये एक अच्छी बात है उनकी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने देखा कि लैपटॉप के पीछे या फिर आईपैड, उनकी थिंकिंग ये थी कि यार हमें पढ़ने का या फिर उस पर कुछ काम करने का मौका मिलेगा। कई लोगों का एक सपना होता है कि यार हमें आईपैड नहीं मिलता, या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो लैपटॉप भी खरीदने का सोच सके। तो ये सरकार का एक अच्छा पहल भी है, लेकिन ये चीज ना सरकार को ये चीज है कि हम लैपटॉप तो दे देंगे, लेकिन उस पे वो करेगा कैसे? हाँ, पढ़ेगा क्या? उसको लैपटॉप ऑन ही नहीं करना है तो उसके लिए मेरा क्या काम रहेगा? वो तो ऐसी वाली बात हो जाएगी कि आपके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास चाबी नहीं है, गाड़ी है आपके पास लेकिन चाबी नहीं है। तो ये एक ये होना चाहिए कि सरकार को जो भी आए उत्तर प्रदेश में, मैं जानता हूं कि हमारे सभी दर्शक जो देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के, उनके मन में भी यही चल रहा होगा कि भैया हमें रोजगार किस तरीके से मिलेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार बने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी के
की सरकार बने, चाहे अखिलेश यादव जी के पर या किसी अन्य की भी सरकार बनती है। लेकिन सर रोजगार के नाम पे तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा जा रहा ना, इलेक्शन लड़ा जा रहा है धर्म और कास्ट के नाम पे। जी मुझे ये लगता है ना कि ये जनता तय कर लेती है, क्योंकि वो क्या होता है कि चुनावी माहौल का ना एक सफरनामा बनाया जाता है, क्योंकि एक माहौल बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने पहले आपने नाम लिया था कि जो नेता छोड़ के जाते हैं, जी। मैं इसमें एक नेता का नाम ऐड ऑन करूंगा, उदित राज जी का, दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और वो दलित समुदाय से थे। जब उनका भी टिकट कटना था तो उन्होंने भी क्या दलित कार्ड खेला कि ये चीज हमारे साथ ये अन्याय होता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो जनता है, मैं कहता हूँ कि सब जनता का है, क्योंकि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है वो जनता से बना है और जो सरकार भी जनता से बनती है, ये जनता तय करती है। क्योंकि आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो ऐसा हुआ है कि सभी पार्टी ने राज किया यहाँ पे, ऐसा कोई पार्टी नहीं कह सकती कि जिन्हें राज करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने किस तरीके से सेवा किया है ये मैटर करता है, क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का सवाल होता है कि इन्होंने हमें ये दी, किसी ने हमें लैपटॉप दिया, किसी ने रोजगार दिया। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो दंगा मैं आपको बताऊंगा वो है उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा झेला है दंगा। जी आपने देखा होगा कि इन 5 सालों में अगर देखा जाए तो दंगा ना बराबर हुआ। हाँ। यानी लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है किसी भी राज्य के लिए। कम हुआ है। यानी हाँ। कि अगर इस चीज पे योगी सरकार को आप थम्स अप देते हैं कि, हाँ, कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाने में कामयाब करने में, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा छोटा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है और उसे संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वहां पे ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि किस तरीके से एक्शन लिया गया। जैसे कि मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि अब यूपी और बिहार देश की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं जी। सेंट्रल में सरकार किसकी रहेगी, यूपी का सबसे बड़ा हाथ होता है जी। लेकिन दोनों ये जो राज्य हैं, बिहार हो या यूपी हो, ये हमेशा से क्यों पिछड़े हैं विकास को लेके? जी आपने बहुत अच्छा मुद्दा लिया आपने, और एक बहुत अच्छा, क्योंकि सेंट्रल में इसी का ही भागीदार होता है, तो सेंट्रल में मतलब यहाँ से जो जीता वो सेंट्रल में सरकार बना लेता है जी। मुझे लगता है कि इस पहल में ना योगी आदित्यनाथ जी नीतीश कुमार से काफी ज्यादा आगे निकले। अच्छा, क्योंकि आप देखेंगे, हाँ जी बताइए, क्योंकि आप देखेंगे नीतीश कुमार के 10 साल का उन्होंने राजभर मतलब उससे ज्यादा ही संभाला, 10 साल से ज्यादा ही हो गए अगर मैं सही होऊंगा तो। और उत्तर प्रदेश का आप वही देखेंगे 5 साल में आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बदलाव आए हैं, मेट्रो आना, चाहे इस चीज में विकास दर पे, तो योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा केंद्र सरकार से परियोजना को लाने की कोशिश की। वही कैसे बिहार की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार के पास जो संसाधन है मैं कहता हूँ किसी राज्य में नहीं है। क्योंकि जिस राज्य में गंगा नदी बहती हो, जिस राज्य में आपके पास खेती हो, जिस राज्य में आपके पास जमीन हो, जिस राज्य में पास आपके पास नेचुरल रिसोर्स हो, अगर आप वो राज्य अगर पिछड़ा रह जाए ये तो सोचने वाली बात है। कोसी भी तो वहीं आती है, बाढ़ भी तो वहीं आता है। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि आपदा की प्रकृति आपदा आ जाती है हमारे यहाँ, सब बहा ले जाता है। प्रकृति आपदा की बात करें तो अगर हम सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उनसे बड़ी आपदा तो नहीं आती ना, लेकिन वो आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विरोधी तो नहीं, नहीं, मैं विरोधी नहीं, मैं कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से मौका मिला था, अगर केंद्र में सरकार है, एक होता है कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है जो केंद्र से नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या शराबबंदी की, वो भी विफल हुई। तो उनका योजना क्या है कि वो उस तरीके से योजना नहीं ला पा रहे। आप देख ही रहे हैं, मैं तो अतुल्य जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से बिहार की जनता को जगाने का प्रयास किया। लेकिन वो होता है कि लीडरशिप पे बात करते हैं कि वो अपने लीडर्स, वो उनके क्या है कि सरकार चलाने का उनका मत मोटिव ये रह गया, मतलब कि सत्ता बस रहे, बस उन्हें सत्ता भोगने का अधिकार है। ये नहीं है कि किस तरीके से आगे जाए। मैं ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कॉम्पिटिशन लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश में दोनों राज्यों को बनाना चाहिए कि हम अपने राज्य को बेटर बनाएंगे। सबसे ज्यादा ये मेन मोटिव होना चाहिए। इसका फैसला जनता को करना चाहिए। मैं जनता से सवाल है कि आपको अपने नेता से पूछना चाहिए कि जी आपने हमारे एरिया में क्या किया, आप आगे क्या करने वाले हो। आपका जो मतदान का है आपके पास ये डिसाइड करना चाहिए, ये जनता से तय करना चाहिए, ये जनता को पूछना चाहिए अपने नेता से कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं। मेरा सेम ये उत्तर प्रदेश की जनता से है कि जो अपने आने वाले जो भी कैंडिडेट आए, क्या आप उनसे ये पूछे, क्या आप ये कह रहे हो कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, कैसे देंगे, ये पूछना चाहिए सवाल। तो सर आपके हिसाब से इस बार यूपी में कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? जी मेरे हिसाब से जिस तरफ जनता का ज्यादा झुकाव रहेगा उसी की सरकार बनेगी। आप जानते हैं पोल नहीं खोल रहे आप फिर भी। जी पोल इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से अभी राजनीति गहमा रखी है, अभी जिस तरीके से उफान पे आ रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि
कई सारे दाव पेच लगाए जा रहे हैं, पूरे साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। और अभी ये जो मैं बताने वाला हूँ कि जो 2022 का चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें ये पता लगेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी गिरने वाली है। ये एंड तक डिसाइड नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि पहले एक तरफा देखा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की तरफ, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी पड़ रहा था, लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव है। नहीं, जैसे अखिलेश यादव का जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप में बदलाव लाने करे, कि जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण वोट को कैप्चर करना चालू किया, जिस तरीके से उन्होंने दलित वोट को कैप्चर चालू किया, तो इससे अब उनकी थोड़ी बढ़त बढ़ती नजर आई है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर, ऋषु सर, कि आपने हमारे लिए समय निकाले। और मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि जो आपके लिए भला का काम करे, ये ना कि मौका देख के पार्टी बदल दे और समाज को खतरे में ला दे, उसको वोट ना दे। एटलीस्ट उससे एक बार वक्त से पूछे कि पिछले 5 साल में आपने हमारे लिए क्या किया है, क्योंकि यूपी ही देश की दशा और दिशा दोनों तय करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश।